ये कहानी है बैंग नाम के एक ऐसे लड़के की जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि इसमें कोई दम है। सब उसे फालतू समझते थे, पर असलियत ये थी कि उसके पास डेमन किंग वाली खतरनाक शक्तियां थीं। वो वक्त और जगह को अपनी उंगलियों पर नचा सकता था। उसकी लेजेंडरी एंट्री तो तब हुई जब वो पैदा होते ही अपनी माँ के पेट से खुद चलकर बाहर आ गया। इतनी पावर होने के बाद भी उसे दुनिया जीतने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे बस अपने नूडल्स से प्यार था। एक बार एक विशाल मेंढक यानी जाइंट फ्रॉग ने शहर पर हमला कर दिया। इस हंगामे में बेचारे बैंग का नूडल का कटोरा गिर गया। गुस्से में बैंग ने उस एस रैक मॉन्स्टर को एक ही लात में परलोक पहुंचा दिया। लेकिन बैंग को लाइमलाइट नहीं चाहिए थी, उसे बस एक आम इंसान की तरह जीना था। इसलिए उसने अपनी शक्तियों को राज ही रखा। आज बैंग के स्कूल का पहला दिन था। जैसे ही वो पहुंचा, कुछ बदतमीज सीनियर्स ने उसे घेर लिया। उसकी पावर लेवल सबसे कम देखकर वो उसे हल्के में ले रहे थे और उसके पैसे छीनने लगे। तभी अचानक आसमान से आग के गोले बरसे और उन गुंडों की शामत आ गई। ये हमला स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की सन रंग ने किया था। उसे देखते ही वो पुलिस दुम दबाकर भाग खड़े हुए। सन रंग कहती है, फिक्र मत करो बैंग, अब से मैं तुम्हारी ढाल बनूंगी। बैंग बिना किसी इमोशन के कहता है, ये ले 10 रुपए, जा कुछ खा लेना। इतना बोलकर बैंग वहाँ से टशन में निकल गया। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल स्टेज पर आए और उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम का ऐलान किया। नियम सीधा था, अपनी अंदरूनी ताकत दिखाओ और एलीट क्लास में जगह पाओ। सबसे पहले एक लड़का अंदर गया, लेकिन वहाँ सामने उसी मेंढक की आत्मा यानी स्पिरिट खड़ी थी जिसे बैंग ने बचपन में कूटा था। उसे देखते ही उस लड़के की सिटी पिटी गुम हो गई। उसने डरते डरते एक पंच मारा, पर उसे तुरंत समझ आ गया कि वो इस कहानी का हीरो तो बिल्कुल नहीं है। एक एक करके सबकी बुरी हालत हो रही थी। फिर बारी आई चैन चाओ की। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उस फ्रॉग पर हमला किया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो खुद पीछे की तरफ फेंका, लेकिन उसने हार नहीं मानी और पैरों पर टिका रहा, जो बाकियों के बस की बात नहीं थी। उस बंदे ने पूरे 938 पॉइंट स्कोर किए और इसी के साथ उसका एलीट क्लास का टिकट कंफर्म हो गया। पर असली धमाका तो तब हुआ जब सन रंग मैदान में उतरी। उसने उस मेंढक पर ऐसा वार किया कि वो फ्रॉग ही कोसों दूर जा गिरा। 2019 के स्कोर के साथ वो पहली ऐसी स्टूडेंट बन गई जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अब आखिर में बारी आई हमारे हीरो बैंग की। वो चाहता था कि दुनिया उसे एक मामूली लड़का ही समझे, इसलिए उसने अपनी असली पावर दबा के रखी थी। पर जैसे ही बैंग ने अंदर कदम रखा, उस फ्रॉग की रूह कांप गई। फ्रॉग मन ही मन सोचता है, ये आफत यहाँ कैसे आ गई, आज तो मेरी चटनी बनना तय है। तभी कहानी पीछे जाती है और हमें पता चलता है कि असल में हुआ क्या था। जब जू नाम का एक बंदा उस मेंढक से भिड़ने गया था, तो फ्रॉग ने उसे एक ही थप्पड़ में जमीन सूंघा दी थी। वो जू का काम तमाम करने ही वाला था कि तभी वहाँ बैंग अपने नूडल्स का पैकेट ढूंढते हुए पहुँच गया। बैंग ने बिना टाइम खराब किए एक ऐसी लात जमाई कि उस मॉन्स्टर की सारी हेकड़ी निकल गई। वापस आज की बात करें तो फ्रॉग बुरी तरह डरा हुआ था। बैंग ने अपनी ताकत को जानबूझकर कम रखा और उस पर हमला किया। हमला इतना तगड़ा था कि सिस्टम का सिग्नल ही उड़ गया। जब धुआं छटा तो सबने देखा कि वो मेंढक तो चारों खाने चित पड़ा है। बैंग का स्कोर इतना ज्यादा था कि स्क्रीन पर नंबर ही नहीं समा रहे थे। हैरानी की बात ये थी कि बैंग ने तो उसे छुआ तक नहीं था, फिर भी फ्रॉग गायब होने लगा। सन रंग शक करते हुए कहती है, दाल में कुछ काला है, बिना हाथ लगाए ये मेंढक ऐसे कैसे ढेर हो गया। बैंग को समझ आ गया था कि ये शातिर मेंढक मरने की एक्टिंग कर रहा है ताकि उसे और मारना खानी पड़े। खैर, रिजल्ट को देखते हुए मास्टर जी ने उसे एलीट क्लास में भेज दिया। पहली क्लास शुरू हुई और टीचर ने सबको सिखाया कि अपनी अंदरूनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरी दुनिया के जीवों को कैसे बुलाना है। चैन चाओ कहता है, सब देखो, अब मैं अपनी ताकत का जलवा दिखाऊंगा। जैसे ही लोगों ने उस पर हंसना बंद किया, सबने अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अजीबोगरीब चीजें बुलाना शुरू कर दिया। इसी बीच सन रंग ने अपनी शक्ति से एक आवारा कुत्ते को समन किया। सन रंग खुद से ही सवाल करती है कि आखिर एक ढंग का जानवर बुलाने के लिए कितनी ज्यादा ताकत खर्च करनी पड़ती है। तभी मैडम की नजर कोने में बैठे बैंग पर पड़ जाती है। मैडम चिढ़ते हुए कहती है, तू यहाँ बस शक्ल दिखाने आया क्या, चल खड़ा हो और कुछ बुला के दिखा। बैंग ने सोचा कि अगर अब कुछ नहीं किया तो ये मैडम पीछा नहीं छोड़ेंगी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्तियों को महसूस किया। उसे अंतरिक्ष में इधर उधर घूमते हुए कई भयानक एलियन जीव दिखाई दे रहे थे। जैसे ही उसने अपनी उंगली घुमाई, क्लास में एक जोरदार धमाका हुआ। धुआं हटा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि बैंग ने उसी आदमखोर मेंढक को दोबारा बीच क्लास में बुला लिया था। फ्रॉग गिड़गिड़ाते हुए कहता है, अरे भाई, तू मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देता। सबको खतरे में देख मैडम ने फौरन सन रंग के उस छोटे से कुत्ते की शक्ति ली और अपना जादू चला दिया। देखते ही देखते वो खूंखार मेंढक एक मासूम से पिल्ले में बदल गया। अब वो सबको बड़ा प्यारा लग रहा था, पर बैंग चुपचाप वहाँ से खिसकने लगा। उसे शुरू से ही अकेले रहना पसंद था। जब बैंग पैदा होने वाला था, उसके पापा बाहर बड़ी उम्मीद से इंतजार कर रहे थे। तभी लेबर रूम में एक धमाका हुआ और नर्स बाहर आई। उसे देख पापा को लगा कि सब खत्म हो गया और वो
वो फूट फूट कर रोने लगे। पर असल में बैंग मरा नहीं था, वो तो अपनी मर्जी से माँ के पेट से टहलता हुआ बाहर निकला था। बचपन से ही उसके पास ऐसी शक्ति थी कि वो अपने मम्मी पापा के मन की बातें पढ़ लेता था। बैंग खुद से कहता है, ये बड़े लोग भी कितने अजीब हैं, दिन भर एक दूसरे से झूठ बोलते हैं और खामखा झगड़ा करके मेरा सिर खाते हैं। अपने माँ बाप का रिश्ता टूटने से बचाने के लिए उसने अपने दिमाग में भविष्य की हजारों फिल्में देख डाली। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी पावर कंट्रोल से बाहर होने लगी। जब वो सिर्फ 6 साल का था, तभी उसने उस बड़े फ्रॉक की चटनी बना दी थी। हालत बिगड़ते देख उसके पिता ने दिन रात रिसर्च की और एक ऐसी जादुई सील बनाई जो बैंग की ताकत को छुपा सके। लेकिन बैंग इतना खतरनाक था कि सिर्फ छूने भर से बड़ी बड़ी दीवारें ढह जाती थी। इसी वजह से उसकी माँ उसे हर वक्त एक सुनहरी गोली खिलाती रहती थी ताकि उसकी शक्तियाँ काबू में रहे। वो लगातार उसकी शक्तियों को दबाने के नए नए जुगाड़ ढूंढ रहे थे, क्योंकि बैंग के लिए एक मोमबत्ती बुझाना भी पूरे घर को आग के हवाले करने जैसा था। जब वो 10 साल का था तो एक बार उसे छूने भर से उसके माता पिता की जान जाते जाते बची थी। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो बस आम बच्चों की तरह खेले कूदे और दोस्तों के साथ मस्ती करे। इसीलिए बैंग खुद भी बहुत संभल कर रहता था ताकि उसके हाथ से कुछ अनर्थ ना हो जाए। उधर स्कूल में क्लास प्रेसिडेंट बनने की होड़ मची हुई थी। हर कोई वोट बटोरने में लगा था, पर बैंग को इस राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। वो सीधा नूडल्स की दुकान की तरफ निकल गया। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि एक रईस आदमी ने पूरी दुकान का सामान ही खरीद लिया है। वो रईस आदमी चिल्लाकर कहता है, भाइयों और बहनों, ये सारा सामान तुम्हारा हो सकता है, बस बदले में तुम्हें अपना कीमती वोट सन रंग को देना होगा। ये सुनकर दूसरे उम्मीदवार आग बबूला हो गए और शोर मचाने लगे। ये सरासर बेईमानी है, तुम पैसों के दम पर लोगों का वोट खरीद रही हो। तभी वहाँ बैंक की एंट्री होती है, जिसे सिर्फ अपने पेट की चिंता थी। बैंक डील करते हुए कहता है, देख, मुझे फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये 5 नूडल्स के पैकेट दे दे, बदले में मैं तुझे 5 वोट दिलवा दूंगा। सन रंग गहरी सोच में डूब गई कि ये नमूना आखिर मेरी मदद क्यों कर रहा है। बैंक को नूडल्स मिलते देख बाकी स्टूडेंट्स का भी मन डोल गया। उन्हें समझ आ गया कि बस एक वोट के बदले मुफ्त का माल मिल रहा है। हालांकि चैन अब भी हार मानने को तैयार नहीं था और सन रंग को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन सन रंग भी कम नहीं थी। जो लोग उसकी बात नहीं मान रहे थे, उसने उन पर अपनी जादुई कला सेडक्टिव आर्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसकी इस ट्रिक के आगे सब ढेर हो गए और उसे वोट देने को राजी हो गए। लेकिन बैंक पर इन सब जादू टोनों का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। वो अपना नूडल्स का पैकेट लेकर वहाँ से चुपचाप पतली गली से निकल लिया। पर जाने से पहले उसने ईमानदारी दिखाते हुए उन नूडल्स की कीमत चुकाई और वहाँ सन रंग के लिए अपनी वही कीमती गोल्डन पिल छोड़ दी। क्लासरूम का माहौल देखकर मास्टर जी तुरंत आड़ गए कि सन रंग ने अपनी मोहनी शक्ति सेडक्टिव आर्ट का इस्तेमाल करके सबको अपना गुलाम बना लिया है। उन्होंने तय किया कि आज इसी जादुई ट्रिक के बारे में सबको विस्तार से पढ़ाएंगे। इस जादू का फंडा सिंपल था, पहले लोगों को तोहफे देकर लालच दो और जैसे ही वो तुम्हारे जाल में फंसे, वो पूरी तरह तुम्हारे इशारों पर नाचने लगेंगे। पूरी क्लास के दौरान सन रंग की नजरें सिर्फ बैंक पर टिकी थी। बैंक को लगा कि शायद ये लड़की अब उस पर भी अपना जादू चलाने की नाकाम कोशिश कर रही है, पर सन रंग के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसे लग रहा था कि बैंक पक्का उसके प्यार में पागल है। बैंक धीरे से पूछता है, क्यों भाई, वो सुनहरी गोली मिली या नहीं? सन रंग ने बात का गलत मतलब निकाल लिया। उसे लगा बैंक उसे कुछ खिलाना चाहता है। उसने बिना सोचे समझे वो गोली गटक ली। उस गोली के अंदर जाते ही सन रंग की सारी स्पिरिचुअल पावर ठंडी पड़ गई और पूरी क्लास पर से उसका जादू कपूर की तरह उड़ गया। तभी मास्टर जी ने सन रंग को स्टेज पर बुलाया ताकि वो सबको अपना जादू करके दिखा सके। जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसका पैर एक खाली कैन पर पड़ा और उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो गिरने ही वाली थी कि बैंक ने उसे थाम लिया। एक पल के लिए तो सबको लगा कि ये कोई रोमांटिक सीन चल रहा है। उसने बिना कोई दया दिखाए उसे सीधा जमीन पर पटक दिया। बैंक कड़क आवाज में कहता है, अपना बोझ खुद उठाना सीखो। टीचर ने इसके बाद बैंक को वही मोहिनी मंत्र बोलने को कहा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, क्लास के किसी लड़के पर तो कोई असर नहीं हुआ, पर सन रंग बुरी तरह उसके प्रभाव में आ गए। आखिरकार मास्टर जी ने चैन को क्लास का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया और बैंक वहाँ से पतली गली पकड़ के निकल लिया। उस रात सन रंग को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार यही सोच रही थी कि अगर बैंक मेरा दुश्मन है तो उसने मुझे वो पावरफुल गोली देकर मेरी मदद क्यों की। वो चाहकर भी उस लड़के को अपने ख्यालों से निकाल नहीं पा रही थी। अगली सुबह चैन एक बहुत बड़ा कड़ाहा लेकर स्कूल पहुंचा। आज पिल रिफाइनिंग का टेस्ट था और चैन को पूरा भरोसा था कि अपनी काबिलियत दिखाकर वो सन रंग का दिल जीत लेगा। लेकिन जैसे ही सन रंग की एंट्री हुई, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो एक शानदार लंबी गाड़ी लिमोजीन से उतरी थी। सन रंग का स्कूल में आना किसी फिल्म के सीन जैसा था। बेचारा चैन चाह उसे गुड मॉर्निंग बोलने की कोशिश करता है, पर सन रंग उसे ऐसे घास भी नहीं डालती जैसे वो वहाँ हो ही नहीं। उसकी निगाहें तो बस बैंक को ढूंढ रही थी। बैंक समझ गया कि कल जो उसने मंत्र पढ़ा था, उसकी वजह से सन रंग उस पर फिदा हो गई है। बैंक ने पास जाकर तुरंत उस जादू का असर खत्म कर दिया।
जिसके बाद सनरंग बुरी तरह शर्माने लगी। क्लासरूम में टीचर ने गोल्डन पिल बनाने की ऐसी एक्सप्रेस ट्रेनिंग दी कि किसी को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा कि हुआ क्या। इसके बाद सब अपनी अपनी किस्मत आजमाने लगे। पिल बनाने के लिए सनरंग एक भारी भरकम मशीन लेकर आई थी, लेकिन हमारा बैंग तो अलग ही लेवल का प्लेयर है। उसने पिल बनाने के लिए सीधा माइक्रोवेव का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वहीं हाउ नाम के लड़के के पास एक ऐसा गैजेट था जो सारा काम खुद ही संभाल रहा था। लेकिन चैन चाओ की तो किस्मत ही खराब थी। पिल बनाते समय उसका बर्तन उसके मुंह पर ही फट गया और वो रोता हुआ वहाँ से भाग निकला। टीचर ने सबको कहा कि पिल्स को तैयार होने में अभी 7 घंटे लगेंगे। सबके जाने के बाद बैंक का कुत्ता उस जादुई गैजेट को खाने की फिराक में था ताकि अपनी खोई हुई पावर वापस पा सके। पर तभी वहाँ यमराज की तरह बैंक टपक पड़ा। बैंक को देखते ही फ्रॉगी के पसीने छूट गए और वो जान बचाकर भागने लगा। उसे लगा कि वो बैंक को बेवकूफ बना देगा, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ा, बैंक उसके सामने ही खड़ा था। वो कुत्ता गिड़गिड़ाते हुए कहता है, अरे मालिक, छोटे बच्चे की जान लोगे क्या? पर बैंक ने बिना कोई रहम दिखाए उसे एक जोरदार लात जमा दी। उधर चैन चाओ अब भी सड़कों पर भागा फिर रहा था। उसे अपनी जान की चिंता सता रही थी क्योंकि उसने वो जादुई बर्तन अपने पिता से बड़ी मिन्नतें करके मांगा था। वो उनके खानदान की सबसे कीमती चीज थी और चैन ने उसका कचरा कर दिया था। उसे पता था कि घर गया तो पापा उसकी गर्दन ही काट देंगे। इसी बीच बैंक हाउ की जादुई भट्टी फर्नेस उठाकर कहीं जा रहा था। हाउ को लगा कि बैंक उसका कीमती सामान चुरा कर भाग रहा है। उसने गुस्से में अपनी जहरीली गन बैंक पर दान दी। बैंक सफाई देते हुए कहता है, भाई शांत हो जा, मेरा कुत्ता इसे चबा गया था, मैं तो बस इसे साफ करने जा रहा था। हाउ को उसकी बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ। अपने खानदानी खजाने की ऐसी हालत देखकर उसका दिमाग घूम गया और उसने गोली चला दी। बैंक तो फुर्ती से बच निकला, पर पीछे से चैन चाओ आ रहा था और वो जहरीला वार सीधा उसके मुंह पर जा लगा। असल में चैन भागते भागते पागल हो चुका था। उसने देखा था कि कैसे सनरंग बैंक के करीब जा रही है, तो वो अपने प्यार के दुश्मन का काम तमाम करने आ रहा था। पर किस्मत देखो, खुद ही शिकार बन गया। हाउ डर के मारे चीखने लगा। वो दोनों अफरा तफरी में चैन को उठाकर लैब ले गए। हाउ घबराते हुए बैंक से कहता है, देख भाई, अगर तूने इसका इलाज एंटीडोट बनाने में मेरी मदद की तो मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा कि तूने मेरा सामान चुराया था। दोनों ने जल्दी जल्दी सारा सामान इकट्ठा किया और उस बर्तन में डाल दिया। पर दिक्कत ये थी कि दवा बनने में कम से कम 4 घंटे लगने वाले थे और टीचर सिर्फ 2 घंटे में वापस आने वाली थी। तभी वहाँ वो ढीठ कुत्ता यानी फ्रॉगी वापस आ गया और फिर से उस जादुई बर्तन पर मुंह मारने लगा। हाउ ने गुस्से में अपनी जादुई सील से उस पर हमला कर दिया। जब वो दवा चेक करने गए तो देखा कि फ्रॉगी की जादुई आग की वजह से दवा बनने की रफ्तार तेज हो गई है। बैंग और हाउ को एक बढ़िया आइडिया आया। उन्होंने फ्रॉगी को पकड़कर टेबल पर लेटा दिया और जबरदस्ती उसकी पावर खींचकर भट्टी में झोंक दी ताकि काम और तेज हो जाए। बैंग फ्रॉगी से सवाल करता है, अबे ओए, तू इतनी ताकत छुपा कर क्यों बैठा था? फ्रॉगी रोते हुए जवाब देता है, मालिक, मैं वक्त को आगे भी बढ़ा सकता हूँ और पीछे भी मोड़ सकता हूँ, बस आप छोड़ दो मुझे। ये सुनते ही बैंग और हाउ की आंखों में चमक आ गई। दवा तैयार थी पर रिस्क बड़ा था। कंफर्म करने के लिए उन्होंने पहले उस फ्रॉग को जहर का टीका लगाया और फिर अपनी बनाई दवा चेक की। जब मेंढक टनाटन हो गया तब जाकर उन्होंने वो घोल चैन चाओ के गले में उतारा। अभी चैन होश संभाल ही रहा था कि बाहर शोर मच गया। मैडम और पूरी पलटन आ रही थी। हाउ की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो बाहर जाकर मैडम को बातों में फंसाने की कोशिश करने लगा, पर मैडम कहाँ रुकने वाली थी। वो सीधे हाउ के डेस्क पर पहुँच गई। हाउ को लगा कि आज तो बेइज्जती तय है, पर जैसे ही ढक्कन खुला वहाँ 1 नंबर की सुनहरी गोली गोल्डन पिल चमक रही थी। हाउ तो हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, भाई, बैंक ने अपनी पिल मेरे डिब्बे में डाल दी और खुद बलि दे दी। उधर मैडम बैंक पर बरस रही थी क्योंकि उसके माइक्रोवेव में सिर्फ कोयला बचा था। हाउ दिल ही दिल में बैंक की आरती उतारते हुए कहता है, भाई बैंक, तू तो फरिश्ता निकला, अपनी मेहनत मुझे दे दी और खुद डांट खा रहा है। और सच तो ये था, वो पिल तो बर्तन धोते वक्त ही बन गई थी और एंटीडोट के चक्कर में उसमें मिक्स हो गई। रही बात बैंक के फेल होने की, तो भाई उसका माइक्रोवेव भी उसके जैसा ही कामचोर था। जब चैन की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसका खानदानी बर्तन एकदम चकाचक हो चुका है। हाउ चैन को डांटते हुए कहता है, अबे ओए रोतलू, खड़ा हो और बैंक के पैर छू, उसी ने तेरे इस कबाड़ को फिर से नया बनाया है। चैन तो भावनाओं में इतना बह गया कि सीधा बैंक के गले लगकर दहाड़े मारकर रोने लगा। अगले दिन जैसे ही छुट्टी हुई, सनरंग ने सीधा बैंक को घेरा और पूछ लिया, कल फ्री है क्या, डेट पे चलेगा? बैंक अभी जवाब सोच ही रहा था कि बाहर से 2 शिकारियों ने सनरंग पर गोलियां चला दी। उसने हवा में ही उंगली घुमाई और गोलियों की दिशा मोड़ दी। अभी सनरंग को पता भी नहीं चला कि उसकी मौत छू कर निकल गई। तभी क्लास में टीचर की एंट्री हुई। टीचर कड़क आवाज में कहते हैं, बैंक, बहुत हो गई मस्ती, अब सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में मिल। सनरंग अभी भी बैंक के पीछे पीछे घूम रही थी। उधर वो दोनों हमलावर अपने बॉस का हुक्म मानकर वहाँ से दबे पांव खिसक लिए। ये सारा ड्रामा दूर बैठा वो मेंढक फ्रॉगी अपनी आंखों से देख रहा था। जब बैंक ने अपने टीचर की बात पर हाँ कहा तो सनरंग को लगा कि उसने डेट के लिए हाँ कर दिए। अब सनरंग स्कूल की सबसे मशहूर लड़की थी। पूरे स्कूल में जंगल की आग की तरह ये खबर फैल गई कि मैडम किसी लेवल 5 वाले मामूली लड़के के साथ चक्कर चला रही हैं। ये गॉसिप उस विलन तक भी पहुंच गई जिसने सनरंग को रास्ते से हटाने के लिए उन शिकारियों को भेजा था। टीचर बैंक को लेकर सीधे प्रिंसिपल के केबिन में पहुंच गए। वहाँ जो खड़ा था उसने टीचर को बाहर भेज दिया और बैंक को गौर
से देखने लगा। जो हैरानी से पूछता है, सच बताना, क्या तू वही लड़का है जिसने सालों पहले उस दानव राजा की एक ही लात में हवा निकाल दी थी? जो आव देखा न ताव सीधा बैंक के पैरों में गिर पड़ा और उसे अपना गुरु बनाने की जिद करने लगा। बैंक को ये ड्रामा पसंद नहीं आया। उसने अपनी आधी शक्ति का इस्तेमाल किया और एक झटके में जो की याददाश्त ही साफ कर दी। वहाँ से निकलते ही फ्रॉगी ने बैंक को उन हमलावरों के बारे में आगाह किया। अब बैंक की हालत खराब थी। उसे सन रंग के डरावने सपने आने लगे, पर जैसे ही अगली सुबह उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसकी रूह कांप गई। सन रंग सच में अपनी महंगी गाड़ी लेकर उसे लेने खड़ी थी। नाश्ते की मेज पर बैंक को लगा कि उसके मम्मी पापा उसे बाहर जाने से रोकेंगे। उसके पेरेंट्स उसे जबरदस्ती डेट पर भेजने के लिए उतावले हो रहे थे। बैंक को तो शक होने लगा कि या उनकी जगह कोई और आ गया है। इससे पहले कि वो अपनी शंका दूर करता, उसके घर वालों ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बाहर खड़ी सन रंग ने बड़े प्यार से उसे गाड़ी की पिछली सीट पर अपने पास बुलाया। जैसे ही उनकी गाड़ी आगे बढ़ी, वो हमलावर अब भी साई की तरह उनके पीछे लगे हुए थे। सन रंग बैंक को बड़े उत्साह से बताने लगी कि वो उसे एक बहुत ही आलीशान जगह ले जा रही है, जिसका नाम है हेवनली पैराडाइज। ये खास जगह उसकी फैमिली ने सिर्फ इसलिए बनवाई थी ताकि वो अपनी पसंद के इंसान के साथ सुकून के पल बिता सके। सन रंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो खुद भी यहाँ पहली बार आई है। बैंक का चेहरा तो ऐसा उतर गया था जैसे उसने नूडल समझकर करेला चबा लिया हो। पर सन रंग उसे छेड़ते हुए बोली कि वो तो बस टांग खींच रही थी। असल में उसकी फैमिली ने पूरा इलाका सिर्फ उन दोनों की प्राइवेसी के लिए खाली करवा दिया था। वहाँ कदम रखते ही सन रंग ने अपने सारे बॉडीगार्ड्स को रफा दफा कर दिया ताकि वो अपने होने वाले पतिदेव के साथ तसल्ली से वक्त बिता सके। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पीछे काल खड़ा है। अगले 5 मिनट में उन शिकारियों ने सारे गार्ड्स को ठिकाने लगा दिया। जैसे ही वो दोनों टहलने निकले, एक हमलावर ने मौका देखकर बैंक पर गोली दाग दी। उसने हवा में उड़ती हुई गोली को सीधा अपने दांतों से दबोच लिया और फिर उसी बुलेट को इतनी जोर से वापस ठोका कि वो हमलावर की बंदूक में जाकर फटी और वो हवा में फुटबॉल की तरह उड़ता हुआ दूर जा गिरा। सन रंग ने ये सब देख लिया था तो बैंक ने बिना देर किए उसकी याददाश्त का वो हिस्सा ही डिलीट कर दिया। उधर वो शिकारी सर खुजला रहे थे कि भाई ये बंदूक पीछे की तरफ झटका क्यों मार रही है। वो दोनों जैसे जैसे आगे बढ़ते, शिकारी फिर से वार करते, पर बैंक हर बार सन रंग को बचा लेता। मजे की बात ये थी कि जितनी बार सन रंग उसे एक्शन करते हुए देखती, उतनी ही बार बैंक उसकी मेमोरी साफ कर देता। ये सिलसिला रात तक चलता रहा और बेचारे हमलावर पागलों की तरह सोच रहे थे कि ये लड़का कोई जादूगर है या साक्षात भूत। तभी ये जोड़ा एक ऊंचे झूले यानी जाइंट व्हील पर जा बैठा। शिकारी भी हार मानने वालों में से नहीं थे। वो भी उनके पीछे पीछे चढ़ गए। दूर से जुओ ये सब देख रहा था। जुओ घबराकर फोन लगाता है, अबे जल्दी आओ, मास्टर की जान खतरे में है। झूला जैसे ही आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा, चारों तरफ आतिशबाजी होने लगी। पर तभी दोनों हमलावर उनकी सीट पर पहुंच गए और सन रंग के सिर पर गन तान दी। सन रंग अपनी जान की परवाह ना करते हुए खड़ी हो गई। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरे इस सीधे साधे दोस्त को छोड़ दो। बैंक ने सोचा कि अब बहुत हो गया और अपनी जादुई ताकत के एक झटके से पहले शिकारी को आसमान की सैर पर भेज दिया। ये देखकर दूसरे वाले की तो नानी याद आ गई और बैंक ने उसे भी झूले से बाहर हवा में उछाल दिया और जाते जाते एक ऐसा आग वाला हमला किया कि उनका नामो निशान ही मिट गया। बैंक ने सन रंग का हाथ थामकर उससे वादा लिया कि जो कुछ उसने आज देखा वो इसे दुनिया से छुपा कर रखेगी। अपनी पूरी लाइफ में ये पहली बार था जब बैंक ने अपने माता पिता के अलावा किसी और पर इतना भरोसा जताया था। इसी के साथ उनके बीच एक नए और गहरे रिश्ते की शुरुआत हो गई। अगले दिन जब सन रंग स्कूल पहुंची तो टीचर ने उसे चेतावनी दी कि जो लोग उसकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े थे वो अभी भी हार नहीं माने हैं और दोबारा हमला करने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन सन रंग तो एकदम बेफिक्र थी। उसने साफ कह दिया कि उसे तो कल के किसी हमले की बात याद ही नहीं है। तभी वहाँ जुओ की एंट्री होती है और वो अपनी कॉलर ऊंची करते हुए कहता है, मैडम आपको कोई हमलावर इसलिए नहीं दिखा क्योंकि उन सबको तो मैंने धूल चटा दी थी। बेचारे जुओ को क्या पता कि ये बैंक की माया थी जिसने उसकी याददाश्त में ये झूठ फिट कर दिया था कि कल का असली हीरो जुओ ही था। जुओ ने सबको एक खास मौत का फरमान यानी शैडो किल ऑर्डर दिखाया और बताया कि ये जिसके नाम निकलता है उसका बचना लगभग नामुमकिन होता है। उधर उन हमलावरों के आका को भी यही लगा और अब उसका असली दुश्मन जुओ है। सन रंग की सुरक्षा के लिए स्कूल को एक किले में तब्दील कर दिया गया और स्कूल के अंदर बाहर सिक्योरिटी ऐसी थी कि परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन इतनी सख्ती के बावजूद स्कूल के मैदान में जमीन के अंदर से एक शातिर निंजा बाहर निकला जिसका नाम था जू फैंग। उसने बड़े ही अजीब तरीके से एक रबर के खिलौने का इस्तेमाल करके गार्ड्स को एक एक करके बेहोश करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने पूरी बाहरी सुरक्षा की धज्जियां उड़ा दी। स्कूल के हॉल के अंदर एक दूसरा निंजा जू यंग घुसाया। उसने बॉडीगार्ड्स को ऐसे खिड़कियों से बाहर फेंकना शुरू किया जैसे वो कोई कूड़ा हो। तभी अचानक हवा को चीरती हुई एक चौक उसकी तरफ बढ़ी। निंजा ने फुर्ती से खुद को बचाया पर वो मामूली सी चौक जब दीवार से टकराई तो दीवार में ऐसा सुराख हुआ कि पूरी दीवार गिरने की कगार पर आ गई। ये कड़क हमला किसी और ने नहीं बल्कि सन रंग के उसी खतरनाक टीचर ने किया था। उधर बैंक के फोन की घंटी बजती है और उसे एक जबरदस्त खुशखबरी मिलती है। उसने मुफ्त के नूडल्स जीते। मैसेज में लिखा था कि अगले 15 मिनट के अंदर एक ड्रोन उसे गरम गरम नूडल्स की डिलीवरी दे देगा। नूडल्स का नाम सुनते ही बैंक की आंखों में चमक आ गई।
दूसरी तरफ स्कूल के अंदर जंग जारी थी। टीचर साहब बड़ी फुर्ती से उस निंजा के हर वार को हवा में उड़ा रहे थे। जब निंजा को लगा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उसने अपने दोनों हथियारों से एक साथ हमला किया। पर मास्टर जी भी पुराने खिलाड़ी थे, उन्होंने नंगे हाथों से उन हथियारों के परखच्चे उड़ा दिए। अपनी हार सामने देख उस निंजा ने आखिरी दाव खेला और मास्टर जी पर जहरीला धुआं छोड़कर वहाँ से 9-2-11 होने की कोशिश की, पर हड़बड़ाहट में उसका सिर सीधा दरवाजे से जा टकराया। ठीक उसी वक्त बैंग नूडल्स के इंतजार में बाहर निकल रहा था। बाहर का नजारा भी कुछ कम नहीं था। जू फैंग नाम के निंजा ने वहाँ मौजूद गार्ड्स को गाजर मूली की तरह काट के ढेर कर दिया था। वहाँ से निकलते वक्त उसकी नजर एक छोटे से कुत्ते पर पड़ी तो वो उसके साथ खेलने चला गया। फ्रॉगी ने उसे ऐसा काटा कि निंजा की रूह कांप गई। उसे एहसास हुआ कि उस नन्हे से कुत्ते ने उसकी सारी जादुई ताकत और जीने की शक्ति ही सोख ली है। तभी फ्रॉगी ने अपना असली और खौफनाक रूप दिखाया और एक ऐसा जोरदार हमला किया कि निंजा की रीढ़ की हड्डी के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो वहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर पाया और ढेर हो गया। तभी स्कूल में एक तीसरे निंजा की एंट्री होती है, जूजिया। ये बड़ा ही शातिर था। इसने अपनी गायब होने वाली शक्ति का इस्तेमाल किया और चुपके से स्कूल की छत पर पहुंच गया। वो अपने भारी भरकम हथौड़े से एक ऐसा हमला तैयार कर रहा था जिससे पूरा स्कूल पल भर में मिट्टी में मिल जाए। तभी वहाँ अपना नूडल्स का पैकेट लेने बैंग टपक पड़ा। बैंग बेरुखी से पूछता है, अबे ओए, इस वेशभूषा में यहाँ क्या कर रहा है? जूजिया को लगा कि ये लड़का पागल है, शायद ये अपने पार्सल की बात कर रहा है, पर बैंग ने उसकी गलतफहमी एक पल में दूर कर दी। ज्यादा स्मार्ट मत बन, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। बैंग की बात सुनकर जूजियान का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उसने आव देखा ना ताब अपनी पूरी जान लगाकर हथौड़े से बैंग पर वार किया, पर भाई बैंग तो पत्थर का निकला। उसे खरोच तक नहीं आई, उल्टा जूजियान का कीमती हथौड़ा चूर चूर हो गया और उसके शरीर के भीतरी पुर्जों की बैंड बज गई। जब बैंग उस अधमरे निंजा को घसीट कर ठिकाने लगाने जा रहा था तभी वहाँ जुओ टपक पड़ा। जुओ फिर से अपनी वही मास्टर मास्टर वाली माला जपने लगा। बैंग ने इस बार नया पैतरा चला और जुओ पर ऐसा मंत्र फूंका कि उसे फिर से यही लगा कि इस निंजा की धुलाई उसी ने की है। जैसे ही बाकी छात्र वहाँ पहुँचे, बैंग ने तुरंत विक्टिम कार्ड खेला और ऐसे लेट गया जैसे बहुत बुरी तरह जख्मी हो। जुओ ने भी सबको यही पट्टी पढ़ाई कि बैंग हमले में घायल हो गया है और उसे इलाज की सख्त जरूरत है। इसके बाद बैंग को घर पर आराम करने का बहाना मिल गया। वो कई दिनों तक बीमार होने का नाटक करता रहा। उधर सन रंग की जान सूखी जा रही थी। उसने अपनी जान पहचान लगाकर शहर के सबसे बड़े डॉक्टर्स की फौज बैंग के घर भेज दी। बैंग की मम्मी जब कमरे में खाना लेकर आई तो उन्होंने उसकी पोल खोल दी। कब तक बिस्तर पर पड़े पड़े रोटियां तोड़ेगा? अब 10 दिन हो चुके हैं। तभी बैंग के दोस्त वहाँ आ धमके। सन रंग उसे इतना बड़ा इंजेक्शन लगाने लगी कि बैंग की रूह कांप गई। इंजेक्शन के डर से बैंग ने अपनी बीमारी का नाटक झट से खत्म किया और उछलकर बिस्तर से बाहर आ गया। बैंग घबराते हुए बोला, अरे नहीं, मैं तो एकदम फिट हूँ, इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। हंसी मजाक के बाद सब बैठकर अपने अगले जादुई टेस्ट की तैयारी करने लगे। पहले एक छात्र ने अपनी ताकत को शरीर से बाहर निकालकर एक चमकती गेंद का रूप दिया। ये देखकर हाउ को लगा कि ये तो पुराना और बोरिंग टेस्ट है, पर चैन ने उसे असली बात समझाई। भाई, ये शरीर के अंदर वाली पावर नहीं है। अपनी ताकत को बाहर निकालकर उसे कोई आकार देना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इसी से तुम अपनी पावर को हथियार या किसी भी शक्ल में ढाल सकते हो। वहीं शहर के किसी दूसरे हाई स्कूल में भी बाकी स्टूडेंट्स इसी ताकत को नापने की जद्दोजहद में लगे थे। जब बैंग लिंग ने अपनी ताकत का टेस्ट दिया तो स्कोर आया सिर्फ 1950। ये देखते ही क्लास के दूसरे लड़के उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी उनका लीडर अपनी जगह से खड़ा हुआ और सबको असली जलवा दिखाने लगा। जैसे ही उसने अपनी जादुई शक्ति को बाहर निकाला, पूरे कमरे में बर्फीली हवाएं चलने लगी और सिस्टम का मीटर भागने लगा। वो सीधा टॉप पर पहुंच गया और बाकी सब उसके लिए तालियां बजाने लगे। दूसरी तरफ बेचारे हाउ ने जो शक्ति की गेंद बनाई थी वो इतनी पिद्दी सी थी कि उसे शर्म आने लगी। उसे लगा कि इस रिजल्ट से अच्छा तो वो कहीं जाकर डूब मरे। सन रंग थोड़ा घबरा रही थी। उसने कहा कि वो अपना टेस्ट फिर कभी देगी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी पावर से पूरा घर ही न उड़ जाए। पर दोनों लड़कों ने उसे समझा बुझाकर राजी कर लिया। सन रंग ने जब अपनी पावर दिखाई तो सिस्टम ने उसे सीधे दूसरे नंबर पर बिठा दिया। ये देखकर बड़े बड़े महारथी भी दंग रह गए। अब बारी थी हमारे बैंग लिंग की। वो मनी मन सोच रहा था, तैयारी तो कुछ की नहीं, पर चलो कुछ न कुछ जुगाड़ तो कर ही लूंगा। उसने अपनी जादुई गेंद बनाई तो सही, पर उसे सीधे धरती के बाहर स्पेस में सेट कर दिया। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो छोटी सी गेंद भी इतनी पावरफुल थी कि उसके दोस्तों के परखच्चे उड़ सकते थे। बैंग ने जो गोला बनाया था वो लगभग पूरी पृथ्वी के बराबर था। हैरानी की बात ये हुई कि सिस्टम ने उसका स्कोर नल यानी शून्य दिखा दिया। सब चकरा गए कि इसका क्या मतलब है, पर तभी सिस्टम ने पलटी मारी और उसे सीधा नंबर 1 की कुर्सी पर बैठा दिया। जब बड़े अधिकारियों ने ये देखा तो उन्हें लगा कि पक्का मशीन में कोई खराबी आ गई है, क्योंकि उन्होंने इस बैंग लिंग का नाम पहले कभी नहीं सुना था। वहाँ से निकलते वक्त हाउ अपने कम स्कोर को लेकर रोना रो रहा था। उसने तय किया कि वो सिस्टम को हैक करके अपना नंबर बढ़ा लेगा। बैंग पास में ही बैठा ये सारा तमाशा देख रहा था।
बैंक का इरादा तो अपना स्कोर कम करवाने का था, हाउ ने पासवर्ड तोड़ने के लिए एक जादुई स्क्रोल निकाला और पूरे कमरे में मंत्रों का जाल बिछा दिया। इतनी मशक्कत के बाद भी जब उसे पासवर्ड नहीं मिला तो बैंक ने अपना सिर पकड़ लिया। अबे ओ अकल के दुश्मन, पासवर्ड वो सामने दिख रहे 8 सितारे ही तो थे। उधर फैशन 59 वाले भी सिस्टम में सेंध लगाकर बैंक का असली कच्चा चिट्ठा ढूंढने में लगे थे, पर उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। उन्हें बस इतना पता चला कि कोई और भी है जो सिस्टम के साथ छेड़खानी कर रहा है। हाउ ने देखा कि टैंक नाम का लड़का दूसरे नंबर पर है। उसे याद आया कि स्कूल में टैंक उसे कितना परेशान करता था। बदला लेने के लिए हाउ ने टैंक का नाम ही बदल दिया। तभी सिस्टम का अलार्म चीखने लगा। पकड़े जाने के डर से वो दोनों वहाँ से 9-2-11 हो गए। तभी कुछ स्टूडेंट्स उस कमरे में आए और टैंक का बदला हुआ नाम देखकर लोटपोट होने लगे। हाउ ने उसका नाम बदलकर चिड़िया कर दिया था। वहाँ मौजूद एक लड़की ने कहा कि अगले महीने होने वाले तलवारबाजी के मुकाबले शायद उनकी भिड़ंत फैक्ट 60 वालों से होगी। टैंक भी उस दिन का इंतजार कर रहा था ताकि वो सबको नीचा दिखा सके। अगले दिन जब मास्टर जू कॉन्ग ने नई टीचर को सबके स्कोर दिखाए तो वो बैंक का नाम टॉप पर देखकर अपनी कुर्सी से उछल गयी। ये लड़का तो क्लास में सबसे पीछे रहता है और कभी मुंह भी नहीं खोलता। ये रातों रात नेशनल लेवल पर नंबर 1 कैसे बन गया? जू कॉन्ग ने बताया कि इस बार उनके पास टॉप 10 में 2 धुरंधर हैं। लेकिन समस्या ये थी कि पहला ही मैच फैशन 59 से था। रिकॉर्ड बहुत ही शर्मनाक था। पिछले 100 सालों में 24 बार मुकाबला हुआ, जिसमें से वो 23 बार बुरी तरह हारे थे। बस 10 साल पहले मास्टर जू की वजह से एक मैच ड्रॉ हो पाया था। अब टीम के लिए उन्हें 5 सबसे काबिल खिलाड़ियों को चुनना था और उनके पास सिर्फ 4 ही नाम थे। तभी मास्टर जू ने एक मास्टर प्लान बनाया और 5वें खिलाड़ी के तौर पर उस कुत्ते यानी फ्रॉगी को पेश कर दिया। मैडम को याद आया कि इस कुत्ते ने पहले भी स्पिरिचुअल मुकाबलों में हिस्सा लिया है, पर तब ये एक एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर आया था और इंसानी रूप में था। जू ने अपनी जादुई शक्ति से उसे फिर से इंसान बनाने की कोशिश की, पर जो चेहरा निकल कर आया उसे देखकर सबकी रूह कांप गई। जू घबरा कर बोला, छोड़ो भाई, इसका असली रूप में रहना ही सबके लिए बेहतर है। टीचर ने अड़ंगा डाल दिया कि फ्रॉगी बिना टेस्ट दिए कंपटीशन में नहीं जा सकता। जू ने उसे लालच दिया कि अगर वो जीत गया तो उसे हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाएगा। आजादी का नाम सुनते ही फ्रॉगी ने अपनी ताकत दिखाई और मीटर सीधे 5000 पर जा लगा। वो सीधा नेशनल लेवल पर दूसरे नंबर पर पहुंच गया। रात को जब सब घर पर थे तब टीचर का मैसेज आया कि तुम सब सिलेक्ट हो चुके हो और अब तुम्हारे पास अपनी जादुई तलवार स्पिरिचुअल स्वॉर्ड तैयार करने के लिए सिर्फ 3 दिन है। अगले दिन सब अपनी अपनी तलवारों का शो ऑफ करने लगे। जैसा कि सबको पता था, सन रंग की तलवार सबसे घातक और चमकती हुई थी। उसकी फैमिली ने तो बैकअप के लिए 13 तलवारें तैयार रखी थी ताकि अगर एक टूटे तो दूसरी निकाल सके। हाउ ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे भाई ये तो कुत्ता है, ये क्या दांतों में तलवार दबा कर लड़ेगा? पर फ्रॉगी भी कम नहीं था। उसने अपनी जादुई तलवार के साथ एक टशन वाली फोटो भेजकर सबकी बोलती बंद कर दी। अब सबकी नजरें बैंक पर थी क्योंकि उसने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला था। सबने पूछा, क्यों भाई, तेरे पास कुछ है भी या ऐसे ही खाली हाथ मैदान में उतरेगा? बैंक ने शांत होकर कहा, हाँ भाई, तलवार तो है। जैसे ही उसने डब्बा खोला, तलवार की रूह स्वॉर्ड स्पिरिट पागलों की तरह बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। बैंक ने झटपट उसे वापस डब्बे में ठूस दिया जैसे वो कोई खतरनाक चीज हो। उधर विलेन वाली टीम में टीचर टैंक को बता रही थी कि उनकी टीम में अभी सिर्फ 4 ही मेंबर हैं और उन्हें भी एक तगड़े 5वें खिलाड़ी की तलाश है। टैंक अपनी टीचर की बात सुनकर थोड़ा हैरान रह गया। अब वाकई उस बंदे को मैदान में उतारने की सोच रही है। टीचर ने साफ कर दिया कि चाहे आसमान गिर जाए या धरती फट जाए, इस बार हार का कोई चांस नहीं लेना है। टैंक भी मुस्कुराते हुए मान गया। चलो ठीक है, अगर वो हमारे साथ है तो फिर इस साल हमें कोई नहीं हरा सकता। दूसरी तरफ वो लड़की किसी अनजान जगह पर पहुंची हुई थी। वहीं बू फैंग नाम का एक लड़का किसी की बुरी तरह कुटाई कर रहा था। दरअसल ये वही सीक्रेट वेपन था जिसे इस्तेमाल करने की प्लानिंग टैंक और उसकी टीचर कर रहे थे। ये बंदा अपनी टीम के लिए किसी काल से कम नहीं होने वाला था।